डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के इस कृषि दर्शन में हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान और किसान की, साथ ही बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आइए अब बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत चौथे दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ न केवल चारपाई पर बैठकर चर्चा की, बल्कि उन्होंने उसके बाद सभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में मेरठ पहुंचकर किसानों के साथ खाट पंचायत लगाई और किसानों से उनकी विभिन्न विषयों, समस्याओं और जिज्ञासाओं पर सीधा संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के संबंध में साथ आए कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आला अधिकारियों से कहा कि 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के बाद भी वैज्ञानिक किसानों से लगातार संपर्क में रहें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एम.एल. जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर डी.के. यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों में जाकर ही समस्या का असली पता चलता है। जैसे आज गन्ने की खेती में देखा कि एक रोग, जिसे स्थानीय भाषा में किसान लाल सड़न कहते हैं, किस प्रकार से हानिकारक है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिन्हें जमीन पर उतरकर ही समझा जा सकता है। किसानों से मिलने जब तक खेत में और गांव में नहीं जाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वैज्ञानिकों का अमला हो और चाहे कृषि विभाग हो, हमने तय किया कि खरीफ की फसल के पहले किसानों के बीच जाके बैठें, उनसे चर्चा करें और चर्चा करके उत्पादन और कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, वैज्ञानिक उनको भी बताएं। जो नए वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, नई कृषि पद्धतियां हैं, तो वैज्ञानिक भी जानकारी दें और किसानों से भी समस्याएं समझें और फिर उसके समाधान निकालने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो नए रिसर्च किसानों के कहने पे होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि गन्ने की एक वैरायटी में रोग लग गया, लाल सड़न, उसमें दो ही तरीके हैं। या तो किसान कह रहे हैं सामान्य वैरायटी विकसित करवा के उसी में कुछ करो और वो लेने लगे, या फिर इसमें रोग कैसे ख़त्म हो। अब ये जब यहाँ आए तभी पता चला ना। और इसलिए जो चीज़ें आएगी उसके आधार पर रिसर्च होगा, शोध होगा और इनकी समस्याओं का समाधान हो किसान भाइयों का, इसकी कोशिश होगी। यही उत्पादन बढ़ाने का, लागत घटाने का और किसानों की आमदनी बढ़ाने का उपाय है। और इसलिए ये विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। देखिए, जब भी वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएगा तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा उसका, क्योंकि अब भी बहुत कुछ करने को बाकी है किसानों के साथ मिलके के, ताकि किसानों की जो आय है वो बढ़े, पैदावार बढ़े और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खर्चे को कम करना। बहुत से अनावश्यक रूप से रसायनों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है और उसके अंदर अनावश्यक रूप से बहुत रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जिससे बचाव किया जा सकता है और लागत की कम की जा सकती है। तो जब भी वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे तो उस बारे में चर्चा होगी, क्योंकि किसान कहता है कि लागत बहुत बढ़ गई है। तो उस लागत को कम करने के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मुख्य प्रजाति है CO 0238, वैसे इस एरिया में लाल सड़न रोग इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु काफ़ी एरिया में लाल सड़न रोग आ गया है। तो दूसरा टो बोरर की बहुत बड़ी समस्या है इस प्रजाति के अंदर,
और वो इसलिए बढ़ गई है कि किसान हर एक 15 दिन में कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है। जो दुकानदार है वो कुछ रिकमेंड कर देता है, उसके लिए उसको स्प्रे करता है। उससे जितने भी जो प्रकृति में उनके प्रीडेटर है, परजीवी है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ रसायन के भरोसे जो स्टॉप बोरर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग विगत काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। अब 29 मई से 12 जून तक जो ये कार्यक्रम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वैज्ञानिक किसानों के द्वार पे जाएंगे, उनकी समस्याओं को, खेती की समस्याओं को समझेंगे, उन्नत तकनीक के बारे में बताएंगे और उनसे भी उनके जो गुर हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनको भी साझा करेंगे। साथ में जो फीडबैक मिलेगा उसको अपने शोध में भी जोड़ेंगे और आने वाले समय की खेती कैसे हो, फ्यूचर फार्मिंग कैसे हो, वो कैसे होगा, उस स्वरूप को भी समझेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना आधारित खेती है और उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, विशेषकर अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग और बिगड़ती हुई मृदा का स्वास्थ्य, बढ़ता हुआ जो लागत और उत्पादन में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, साथ में उतनी आमदनी नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि ये जो 15 दिन का विमर्श चलेगा, हमारे संस्थान की करीब 12 टीमें 22 ब्लॉक में 250 गाँव में जाएंगी और करीब 1.5 लाख किसानों से हम लोग रूबरू होंगे, उनके खेतों पर, उनके खलिहान पर, और उनकी समस्याओं को, उनके अनुभवों को हम समझेंगे और अपने जो परिषद की और अपने संस्थान की जो उपलब्धियां हैं उनके साथ जोड़ते हुए आगे की चुनौतियों कैसे हम सामना करें उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। बदलती हुई जलवायु की परिस्थितियों में हमको ये देखना है कि हमें कैसे ऐसी फसलों का चुनाव करना है, ऐसे फसल चक्र का चुनाव करना है और उसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि उसके साथ पशुपालन, बागवानी अर्थात समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन के द्वारा हम कैसे अपने किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उसमें आने वाली लागत को कम कर सकते हैं और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं प्रशांत चौधरी, जिला मेरठ से हूँ, गांव है मेरा सकोती। आज हम यह किसान संवाद कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसमें इस गोष्ठी में हम अपना भाग लेने आए हैं और अच्छे कार्यक्रम है। सरकार द्वारा यदि उनको धरातल पे उतारते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी पहल करनी चाहिए किसानों के लिए। किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, वो तो रोज़ ही रहती है। आपके माध्यम से हम अपना यही कहेंगे कि किसानों, वैज्ञानिकों का जो संवाद है किसानों से, ये बड़ी अच्छी बात है और ये समय समय पर चलता रहना चाहिए। अभी जो ये अभियान चल रहा है, वैज्ञानिक जो आ रहे हैं गांव-गांव घूमने के लिए, किसानों से मिलने के लिए। पहले किसान वैज्ञानिकों के पास जाते थे, पर लेकिन अब वैज्ञानिक गांव-गांव आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा अभियान चल रहा है। मेरा नाम है अनुभव मोतला, मैं ज़िला मेरठ का रहने वाला हूं और मैं वकालत के साथ साथ कृषि के व्यवसाय में भी अपना भारत सरकार को योगदान दे रहा हूं, अपने देश के प्रति योगदान दे रहा हूं। आज मैं यहाँ मेरठ में एक अभियान चल रहा है, उसमें सम्मानित किसानों के में से एक हूँ। उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माननीय मोदी जी द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है किसानों के प्रति, किसानों को जागरूक करने के प्रति, जिसमें देश विदेश से आए वैज्ञानिक किसानों को सीधा उनकी जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। पहले किसान को ना तो कोई जानकारी मिलती थी, ना कुछ पता लग पाता था। आज वो चाहे बीज से संबंधित हो, चाहे कृषि के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी वार्ता हो, हम सीधा वैज्ञानिकों के उसमें जाकर अपनी बात को, समस्या को पूछ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उनसे जवाब पा सकते हैं। तो कृषि दर्शन में समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, हम अभी हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक नई और लाभकारी पहल की, लवणीय जल कृषि केंद्रों की स्थापना, जो अब हरियाणा, पंजाब,
राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुरू हो रही है। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भूजल खारा होने के कारण पारंपरिक खेती मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब सरकार झींगा पालन और अन्य जलीय कृषि को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसान खारे पानी का उपयोग करके भी अच्छी कमाई कर सकें। उदाहरण के लिए हरियाणा ने PMMSY योजना के तहत 57 करोड़ रुपए के निवेश से 13,900 टन से ज्यादा उत्पादन हासिल किया है। राजस्थान के चूरू और गंगानगर में 500 हेक्टेयर में झींगा पालन हो रहा है। पंजाब के मुक्तसर और फाजिल्का में इसका विस्तार जारी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, हाथरस और रायबरेली जिलों में 1.37 लाख हेक्टेयर भूमि में लवणीय जल कृषि की संभावनाएं हैं। सरकार का उद्देश्य है किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच दिलाना, ताकि वे इस तकनीक से अच्छी आय कमा सकें। तो अगर आपकी जमीन खारे पानी से प्रभावित है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अपने नजदीकी कृषि या मत्स्य विभाग से जुड़िए और इस योजना का लाभ उठाइए। धन्यवाद। आप देखते रहिए DD किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। और आइए अब देखते हैं मंत्रालय से। कद्दू वर्गीय फसलों में किस प्रकार के रोग लगते हैं और किस प्रकार से इनकी रोकथाम की जा सकती है, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित DD स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KL गुर्जर। आइए देखते हैं। कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें लगने वाले प्रमुख रोग हैं, उनमें जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, विल्ट है, एंथ्रेक्नोज है और मोज़ेक डिजीज़ है। तो ये इस तरह की 4-5 बीमारियां हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में, कद्दू वर्गीय फसलों में लगती हैं। और इनके नियंत्रण के लिए जो हमें प्रबंधन के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है, उनमें हमें ध्यान रखना है कि प्री सोविंग एक्टिविटीज़ में जैसे कि 8 से 10 टन प्रति एकड़ जो है गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए। और उसके बाद में जब बुआई करते हैं, ये उससे पहले सोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, अगर उसमें बीमारियां लगती हैं तो पॉलीथीन की शीट जो 45 गेज की है थिकनेस की, उससे उसको बेड को कवर करना चाहिए, ताकि उसमें जो सॉइल बाउंड जो माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ पैदा करते हैं वो नष्ट हो सकें। और इसके बाद जो है इसमें नीम केक 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या बुआई के समय या पहले, या और उसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़ 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो उसको हमें अवश्य खेत में डालना चाहिए। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं इन रोगों के लिए, उनमें बोटल गार्ड के लिए जैसे अर्का बहार है, पाउडर मिल्ड्यू के लिए NDBG 202 है, NDBG डाउनी मिल्ड्यू के लिए, और बिटर गार्ड के लिए फुले ग्रीन गोल्ड है। इस तरह की जो रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं उनका हमें उन्हें लगाना चाहिए। और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सोरघम की 4 रो लगानी चाहिए, ताकि उसमें जो वेक्टर हैं उसको रोका जा सके और इसको रोग को नहीं फैले। वेक्टर से जो है इससे रोग फैलता है, जो कि एफिड गोसिफाई है, वो इस मोज़ेक डिजीज़ को फैलाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हमें केमिकल स्प्रे करना है तो इमिडाक्लोप्रिड से हमको 70% WG है उससे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो बीमारियों का जो रासायनिक नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें जो फंजीसाइड हैं, जो रजिस्टर्ड फंजीसाइड हैं अप्रूव्ड बाय CIB एंड RC, उनका स्प्रे छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू के लिए साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मेटिराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन है, उसके लिए का जो कॉम्बिनेशन है मेटिराम 55% और पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG। तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लिए इनका छिड़काव करेंगे तो तुरंत इसकी बीमारी नियंत्रण में आ जाती है। पाउडर मिल्ड्यू का अगर ज़्यादा प्रकोप है तो हमें इसके लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब
प्लस टेब्यूकानाजोल, इसका जो कॉम्बिनेशन है फंजीसाइड है सिस्टमिक, उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। या फ्लुक्सोपाइराजोइड प्लस डाइफेनकोनजोल, जो इसका कॉम्बिनेशन है फ्लुक्सोपाइराजोइड 75 और डाइफेनकोनजोल 50 ग्राम पर लीटर, जो 80 का जो है जो फॉर्मुलेशन है, इन दोनों का हमें छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये जो प्रमुख बीमारियां हैं उनको नियंत्रण कर सकते हैं। कृषि दर्शन में अब समय हुआ है विज्ञान और किसान का। आज के विज्ञान और किसान में हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अश्वगंधा की खेती किस प्रकार की जा सकती है, उसके लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए और किस प्रकार की मृदा का वहाँ पर उपयोग होता है और किस प्रकार की मृदा उपयोगी होती है। इसके अलावा किस प्रकार से आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, साथ ही किन वैज्ञानिक बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप यदि अश्वगंधा की खेती करते हैं तो आपको नुकसान ना हो और आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने वाला 1.4 से 1.5 मीटर ऊंचा पौधा है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। समुद्र तल से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसे आराम से बोया जा सकता है। ऐसे उपोष्ण इलाके जहां 500 से 800 मिलीमीटर बारिश होती हो, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां तक मिट्टी का सवाल है तो अश्वगंधा 7.5 से 8 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी को पसंद करता है। हालांकि इसकी सीधी बिजाई भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता रोपाई से ही आएगी। रोपाई के लिए रोग मुक्त और उन्नत किस्म के बीज उठी हुई नर्सरी बेड में लगाएं। बेड को गार्डन कंपोस्ट और बालू मिलाकर तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज की जरूरत होगी। अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो इतनी ही जमीन के लिए 12 किलो बीज की जरूरत होगी। नर्सरी की स्थापना जून-जुलाई में होती है और बीज बोने का काम मॉनसून शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। बिजाई के बाद थोड़े से बालू से उन्हें ढक दें। 35 से 40 दिन में पौध तैयार हो जाएगी और इसे मुख्य खेत में रोप लिया जाएगा। फार्म यार्ड और हरी खाद इसकी उन्नत खेती में महत्वपूर्ण है। 1 हेक्टेयर के खेत में 10 से 12 टन फार्म यार्ड कंपोस्ट या 1 से 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होगी। रोपाई के दौरान कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 30 सेंटीमीटर और गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रहेगी। मिट्टी की उर्वरता सामान्य है तो 15 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर डालेंगे। अश्वगंधा की फसल बारिश के ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जड़ की अच्छी बढ़त के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अश्वगंधा पर कोई हानिकारक कीट नहीं लगता, फिर भी एफिड्स और घुन जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद पूरे पौधे को जड़ सहित निकालना होता है। उसके बाद ऊपरी हिस्से को तने से काटकर अलग कर लेते हैं। 1 एकड़ जमीन पर 450 किलो जड़ और 50 किलो बीज हासिल होता है। तो कृषि दर्शन में समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, हम अभी हाजिर होते हैं। चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम।
अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, जो देशी गायों और भैंसों की नस्ल सुधार, संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन के तहत अब तक देश भर में 16 गोकुल ग्राम बनाए जा चुके हैं, जहां देशी नस्लों की वैज्ञानिक देखभाल की जाती है। साथ ही वीर्य केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है और सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से लाखों खुराकें तैयार की गई हैं, जिससे पशुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। देश भर में 22 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रयोगशालाएं भी शुरू की गई हैं, जिनसे अब तक हजारों उच्च नस्ल के बछड़ों का जन्म हो चुका है। इसके अलावा मैत्री योजना के जरिए हजारों युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो गांव-गांव जाकर किसानों को पशुपालन सेवाएं दे रहे हैं। इस मिशन के चलते पिछले 10 वर्षों में देश का दुग्ध उत्पादन 63% और देशी नस्लों से दूध उत्पादन 59% तक बढ़ गया है। तो किसान भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक नई उम्मीद है, जो न केवल हमारी देशी नस्लों को संवार रहा है, बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ा रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए DD किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन में अब समय हुआ है फार्मिंग इंडिया का। कार्यक्रम के अंत में अब हम बात करते हैं ईनम एप्लीकेशन की। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सभी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे आप सरलता से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि आपको अपना पंजीकरण करना होगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना स्थान वगैरह आदि आप उसमें डालेंगे और आप बहुत ही सरलता से भारतवर्ष की सभी मंडियों से सीधे जुड़ जाएंगे डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी फसल को न केवल बेच सकते हैं, बल्कि अपनी पसंदीदा फसल को खरीद भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार के कई फ़ायदे हैं ईनम एप्लीकेशन के। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ईनम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं।
इनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो फिलहाल आज के कृषि दर्शन में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन आपको हम चलते चलते ये बता देना चाहते हैं कि आपके पत्र और आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इस पते पर आप अपने पत्र हमें भेजें। हमें आपके पत्र और आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। यदि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो एक QR कोड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उसे आप स्कैन करें। इसे स्कैन करते ही आप सरलता से ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर भी देख पाएंगे। इसी के साथ आज के कृषि दर्शन में इतना ही। तमाम और जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।